नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। न्यूज जेजबरेड के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पहले दिन रहा हंगामेदार। 6 सितंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। हंगामे के बीच 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरुआत हुई। सदन की कार्रवाई औपचारिकता पूरी करते हुए शुरू हुई। सदन में बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा उठाया। हो हल्ला के बीच सदन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई पहले दिन संक्षिप्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शोक प्रकाश पढ़ना शुरू किया, लेकिन संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां तब उड़ती दिखी जब बीजेपी विधायक शोक सभा के दौरान भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। हंगामा के बीच सदन की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक 8 सितंबर को। धार्मिक स्थल खोलने और स्कूल पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। कोविड-19 में प्रतिबंध और छूट के संबंध में राज्य सरकार आगामी 8 सितंबर को एक बड़ा फैसला ले सकती है। इन फैसलों में धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर सहमति बन सकती है। वहीं स्कूलों को लेकर भी सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। अभी तक राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं 8 सितंबर की बैठक में पहली क्लास तक की कक्षाएं शुरू करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इधर रांची में डीलरों की बाध्यता खत्म, अब किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं कार्डधारी। खबर के मुताबिक रांची जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन बांटा जाता है। इसे बांटने के लिए पीडीएस दुकानों की व्यवस्था है। अब केवल रांची जिले में ही नहीं बल्कि देश भर में पीडीएस दुकानों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लोग किसी भी दुकान से अनाज उठाव कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। किसी भी दुकान में अंगूठा लगाकर राशन उठाया जा सकता है। यह सितंबर महीने से लागू कर दिया गया है। अब लोग केवल अपने डीलर के पास ही नहीं किसी भी डीलर से राशन उठा सकते हैं। इसके लिए जिले में सभी डीलरों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस संबंध में डीएसओ एल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि अब राशन कार्डधारी किसी भी डीलर या पीडीएस दुकान से राशन उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां अयोग्य पीएच राशन कार्डधारियों पर करवाई राशि वसूली का आदेश। हजारीबाग में खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग अयोग्य लाभुकों के खिलाफ सघन जांच अभियान चला रही है। इसमें अयोग्य लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है। हजारीबाग डीसी आदित्य कुमार आनंद के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच राशन कार्डधारियों की जांच के दौरान अयोग्य लाभुकों द्वारा अवैध तरीके से राशन का उठाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन वसूली गई राशि ई चालान के माध्यम से जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच राशन कार्ड से खाद्यान्न का उठाव करने वाले 3 लोगों पर वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि इसके तहत बड़काओं के अंबाजीत निवासी नवीन कुमार से वसूली का आदेश जारी किया गया है। नवीन पर ब्याज सहित 11,769 रुपये, बरकट्ठा के सरैया के ललिता कुमारी पर 68,625 रुपये और सरैया के रामचंद्र गोप पर 71,608 रुपये की राशि का वसूली का आदेश दिया गया है। तीनों को 11 सितंबर 2021 तक ई चालान के माध्यम से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। उक्त वसूली गई राशि जमा नहीं करने पर संबंधित लोगों पर सर्टिफिकेट केस, धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर राजनीति, विभागीय मंत्री का गोलमोल जवाब, विपक्ष ने दिखाया रास्ता। कोरोना काल में तमाम जोखिम उठाकर चिकित्सकों ने लोगों की सेवा की। इसके लिए दिल खोलकर लोगों ने आभार भी जताया। फिर भी अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच टकराव की खबरें आती रही है। चिकित्सक चाहते हैं कि कानूनी रूप से प्रोटेक्शन मिले। जरूरत को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछले दिनों कहा था कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन यह नहीं कह पाए कि विधेयक को इसी सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा या नहीं। इस पर उनका जवाब गोलमोल था। दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बेहद जरूरी है, लेकिन एक्ट में मरीजों के हित का भी ध्यान रखना होगा। इधर कांग्रेस विधायक इरफान का तालिबानी प्रेम, कहा अफगानिस्तान में सभी हैं हैप्पी। काबुल में तालिबान के पैर रखते ही जिस तरह से अफगानियों में देश छोड़ने की होड़ मची है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। किसी तरह अफगानिस्तान से भागकर दूसरे देशों में पहुंचे वहां के मूल नागरिक तालिबानी अत्याचार की पोल खोल रहे हैं। तालिबानी जुल्म के खिलाफ तमाम बुद्धिजीवी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक
इरफान अंसारी खुलकर तालिबान की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अफगानिस्तान में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के लोग खुश हैं, लेकिन बाहर के लोगों को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर तालिबान का समर्थन करने वाले इरफान अंसारी देश के दुश्मन, कांग्रेस का यही चाल और चरित्र। दीपक प्रकाश। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इरफान अंसारी के बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी बयान बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये कांग्रेस विधायक देश के दुश्मन हैं। दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी का चरित्र इससे उजागर होता है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि तालिबान के समर्थन की बात करने वाले से जनता क्या उम्मीद करेगी। अगली बड़ी खबर, रिम्स में जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट, देश का 12वां सेंटर बनेगा। रिम्स में जल्द किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगा। राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच MOU हो चुका है। रिम्स देश का 12वां सेंटर बनेगा। रिम्स में इसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। देश के 11 राज्यों में अंग प्रत्यारोपण का कार्य किया जा रहा है। रिम्स में अभी तक नेत्र एवं स्किन प्रत्यारोपण का कार्य किया जा रहा है। अब जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा बहाल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, सादगी से मनाया जाएगा करम पर्व, कोविड के दिशा निर्देशों का होगा पालन। कर्मा का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी कर्मा पर्व गांव घर तक ही सीमित रहेगा। यह निर्णय केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक RIT बिल्डिंग में हुई, जिसकी अध्यक्षता फूलचंद तिर्की ने की। इस दौरान तिर्की ने कहा कि करम पूजा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लोग गांव घर में ही त्यौहार मनाएंगे। समय आदि की जानकारी देते हुए तिर्की ने कहा कि रात 8 बजे सभी गांवों और अखाड़ों में पूजा होगी। 18 सितंबर को व्रत तोड़ा जाएगा और 19 सितंबर को विधि विधान से कर्मा का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मा प्रकृति का त्यौहार है, ऐसे में संस्कृति को जीवित रखने के लिए पर्व मनाना जरूरी है, नहीं तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। बड़ी खबर, सुदेश महतो ने जातीय जनगणना पर राज्यपाल से की चर्चा। खबर के मुताबिक झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सुदेश महतो ने राज्यपाल से प्रदेश के स्थानीय मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। सुदेश महतो ने जातीय जनगणना को लेकर भी राज्यपाल से चर्चा की और कहा कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी बहुत बड़ी है और ये लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। जातिगत जनगणना के आधार पर ही पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभव हो सकेगा और उनकी बेहतरी और उत्थान के लिए समुचित नीति निर्धारण हो पाएगा। इधर B.Ed कॉलेज की मनमानी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। खबर धनबाद से आ रही है, जहां निजी B.Ed कॉलेज की मनमानी के खिलाफ छात्रों ने BBMKU कार्यालय में प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि हम सभी B.Ed के छात्र निजी कॉलेज का दंश झेल रहे हैं। धनबाद और बोकारो के सैकड़ों छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय आदेश के बावजूद भी ज्यादा पैसे भुगतान करने के लिए परेशान किया जा रहा है। मात्र एक ही दिन बचा हुआ है। ऐसे में छात्रों ने आज धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्रों की माने तो 2019 और 2021 को लेकर लगातार 2 बार विश्वविद्यालय से 1,20,000 राशि तय की थी, परंतु निजी शिक्षण संस्थानों ने उस पर अपनी सहमति नहीं बनाई और उन्हें 1.5 लाख रुपए देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग से कक्ष आवंटित किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। विधानसभा के उप सचिव नवीन कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। बता दें कि शुक्रवार को ही झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। उसी के बाद शाम को उक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के प्रति सोशल मीडिया में शेयर हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अन्य धर्मों की उपासना के लिए भी विधानसभा भवन में कोई कमरा आवंटित किया गया है। अगली बड़ी खबर, चौका में किसान एकजुटता मंच के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों ने की रैली और आम सभा। शुक्रवार को किसान एकजुटता मंच के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रैली और सभा आयोजित की। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, झारखंड किसान परिषद, जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी व अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया।
इस दौरान तीनों किसान विरोधी काला कानून को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और चांडिल के किसानों को डैम के पानी से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पूरे चांडिल अनुमंडल में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने आदि मांगे रखी गई। रैली रुगड़ी जुड़िया से चौका मोड़ होते हुए खुट्टी हाट तक पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गई। अगली खबर धनबाद से है, जहां पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर डीसी ने ग्रामीणों को दिया समस्याओं के निदान का भरोसा। बागमारा प्रखंड स्थित बागदाह पंचायत के ग्रामीण इन दिनों जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मनमानी से काफी परेशान हैं। इस सिलसिले में शुक्रवार को ग्रामीण समरनालय में उपायुक्त संदीप सिंह से मिले और अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों की बात सुन उपायुक्त श्री सिंह ने उनके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कृषि सचिव को किया तलब, मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने कई बार आदेश देने के बाद भी प्रोन्नति नहीं देने के मामले में कृषि सचिव को तलब किया है। अदालत ने सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक वादियों की प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई है। इस मामले में 24 सितंबर को सचिव को ऑनलाइन हाजिर होकर जवाब देना है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। इसको लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने 2018 में पशुपालन विभाग के सहायक रजिस्ट्रार को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगली खबर, 5 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों ने चिड़िया में किया सेल कार्यालय का घेराव। मनोहरपुर आयरन ओर माइंस चिड़िया के सप्लाई मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को चिड़िया स्थित सेल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सेल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर सप्लाई मजदूरों ने एक बार फिर अपनी 5 सूत्री मांग रखी। मजदूरों ने कहा कि सेल प्रबंधन उनकी मांगों को नजरअंदाज करते रहे हैं, जिससे सप्लाई मजदूरों में सेल प्रबंधन के प्रति रोष देखा जा रहा है। वहीं सप्लाई मजदूरों ने बताया कि उनकी मांगों में पूर्व की तरह सप्लाई कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति देना, 250 रुपये मासिक भत्ता को लागू करना, सप्लाई कर्मियों का टेंडर LTE के तहत करना, सप्लाई मजदूरों का अपग्रेड करना, सभी सप्लाई कर्मियों को एक समान वेतन लागू करने समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मौसम की मार, वज्रपात ने ली 8 लोगों की जान, 4 झुलसे। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 की मौत हो गई, जबकि 4 झुलस गए। मृतकों में गढ़वा और गुमला के 2-2, जबकि पलामू, कोडरमा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। ठनका से झुलसे लोगों में 3 पश्चिमी सिंहभूम और 1 गुमला के घाघरा प्रखंड की छात्रा है। अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति से होगा राष्ट्र का निर्माण, खेलों को भी बढ़ावा दे रही सरकार, अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र की 2020 की शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा नीति के तहत सभी वर्गों में स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर न रह जाएं, बल्कि रोजगार भी पा सके। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री बरकट्ठा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, जल सहियाओं ने की 18 माह के मानदेय भुगतान की मांग। खबर खरसावां सरायकेला का है, जहां जल सहिया संघर्ष समिति के बैनर तले जल सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को विधायक दशरथ गागराई व बीडीओ गौतम कुमार को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में जल सहियाओं ने विगत 18 माह से लंबित मानदेय को अविलंब भुगतान करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 1000 मासिक एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, परंतु विगत 18 माह से यह लंबित है। जल सहियाओं ने अपने अविलंब इसके भुगतान की मांग की। सरकार द्वारा ब्लीचिंग पाउडर, जल जांच किट की आपूर्ति प्रत्येक प्रखंड, पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बीच वितरण करना सुनिश्चित करे। प्रखंड में यदि किसी जल सहिया का कार्य सही नहीं है तो योग्य जल सहिया का चयनित करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक संघ ने विधायक इरफान अंसारी से की मुलाकात, मिला आश्वासन। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने शुक्रवार को विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात की। संघ ने विधायक के रांची में उनके आवास पर मुलाकात की। पारा शिक्षकों के लिए बिहार के तर्ज पर बन रही नियमावली पर विस्तृत चर्चा की गई। संघ ने उनसे आग्रह किया है कि नियमावली निर्माण पर संघ विधायक से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है। पारा शिक्षकों को इस नियमावली से ज़्यादा लाभ हो, इसकी कोशिश करने की बात कही है। अगली खबर, धनबाद में गैंगवार, चाय दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, 2 जख्मी। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर गैंगवार हुई। चाय दुकान पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों को गोली मार दी गई। इनमें 1 की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं।
घटना कतरास राजगंज मार्ग पर स्थित राजस्थानी धर्मशाला के पास एक चाय की दुकान पर हुई। बताया जा रहा है कि दुकान पर 3 दोस्त नीरज तिवारी, रानू गुप्ता एवं राहुल गुप्ता बैठे थे। इसी दौरान आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने तिवारी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोलियां रौनक गुप्ता और राहुल गुप्ता को भी गोली लगी। तीनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर, एनटीए यूजीसी नेट 2021 अब 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगी देश भर में परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख को बदल दिया है। जहां पहले तय तिथि के अनुसार यह परीक्षा 6 से 11 अक्टूबर को होनी थी, वहीं अब यह परीक्षा 6 से 8 अक्टूबर के बीच होगी। इन तारीखों को पहले स्लॉट की परीक्षा ली जाएगी, वहीं दूसरे स्लॉट की परीक्षा 17 से 19 अक्टूबर के बीच होगी, जो पहले 6 से 11 अक्टूबर 2021 के बीच तय हुई थी।